मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इन द सेंस के लास्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवेन्यूज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो अब इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चनों का जो टाइप लिया है वो लिया है मैं 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, इसके अलावा 8 नंबर का क्वेश्चन, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो 2 नंबर के क्वेश्चन जो कि है 5, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन है, और जो 8 नंबर के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन वो हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ना, ठीक है। इस वजह से इन क्वेश्चनों को करवा रहा हूँ मैं, ताकि आपको चीजें हो जाएंगी। एक चीज और बता दूं, जो सैंपल पेपर अपलोडेड है, जाहिर सी बात है आपका हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर अपलोडेड है। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो बच्चे इन नंबर पे मैसेज करके आप वहां से ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, कई बच्चों का ये मैसेज आता है कि सर, ये जो आप सैंपल पेपर करवा रहे हो, क्या यही चीज आएगा क्या? तो इनके लिए मैं बता दूं कि सैंपल पेपर एज अ प्रैक्टिस सेट होता है, ना कि वही क्वेश्चन पेपर होता है। हम थोड़ी ना डिजाइन करते हैं उस चीजों को, हम तो सिर्फ क्या करते हैं, सैंपल पेपर को सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप साल भर मेहनत किए हो, 1 साल से आप स्टडी कर रहे हो, तो आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको आते होते हैं, ठीक है, आते रहेंगे। तो इस वजह से आप टेंशन वाली बात नहीं है। अब उन बच्चों के लिए डर है जो बच्चे कहते हैं कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं पेपर डिजाइन करूंगा। आप मेरे से व्हाट्सएप पे वो चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। बट मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप लोग के लिए मेहनत करूंगा, तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ चार्जेस तो मैं रखूंगा ही रखूंगा। तो आप इस चीज में मत कहिएगा एजुकेशन फ्री में मिलता है, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतना तो हमारा हक बनता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, शोगुन से क्या अभिप्राय है। शोगुन, शोगुन यहाँ पे इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको चीज बता दूं, ये जो चैप्टर है आधुनिकीकरण के रास्ते, ये 2 कंट्री के ऊपर है। एक है जापान, तो दूसरा है चीन। जापान की अगर मैं बात करूं, जापान में आधुनिकीकरण की बात करूं, तो जापान में जो सबसे ऊपर था वो था राजा, दूसरे नंबर पे था शोगुन, ठीक है, शोगुन। और जो तीसरे नंबर पे था वो था दैम्यो, और उसके बाद जो हमारे सैनिक हो गए, किसान हो गए, वो बात की बात है। तो यहाँ पे देखिए, राजा सबसे ऊपर था, शोगुन मिडल में था, और दैम उसके नीचे था। तो अब आखिर ये है कौन? तो ये देखिए, सिंपल सी बात है। अगर ये राजा की बात करूँ, तो राजा तो राजा होता है, सबसे ऊपर तो होता ही है। अब इसके बाद ये जो शोगुन हो गए, एक तरीके से मान लो मंत्री टाइप में हो गए, और ये सारा कार्यभार वगैरह देखते थे, ठीक है। इनके हाथ में भी शक्तियां हुआ करती थी। और जो दैम में हो गए वो नीचे के हो गए, जैसे कर वगैरह वसूल करना, ना नगरों में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन सब चीजों को ध्यान में रखना, ये सारा काम इनका होता था। और लास्ट में आते थे सेना आ गई, सेनाओं से ये काम करवाया करते थे। इस तरीके से क्या होता है, सिस्टम चला करता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो आगे चल के क्या होता है, यहाँ से राजा से जो शक्ति, जो शोगुन थे, शोगुन ने क्या किया, राजा से शक्ति यानी कि अधिकार ज्यादा ले लिए, और राजा सिर्फ नाम मात्र का हो गया था, और जो शोगुन था, शोगुन के हाथों में शक्तियां आ गई थी, ठीक है। तो ये यही चीज था शोगुन। और शोगुन से आगे चल के क्या होता है, आगे चल के शोगुन से फिर जब शक्ति राजा को दी गई, तो इसी को मेजी पुनर्स्थापना का नाम दिया जाता है। जो कि अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बाद जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा, नोट्स बताऊंगा, तब आपको इस चीज को देख लेना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम कंटिन्यूस हुए जा रहे हैं ना, बहुत सारे स्टेटस हैं, तो उनके एग्जाम हो जा रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज नोट्स में मैं सारी चीज क्लियर कर दूंगा। तो पहली चीज याद रखना, राजा, शोगुन, देम इस तरीके से थे। तो राजा से शक्ति, शोगुन ने क्या किया, शोगुन के हाथों में अधिकार आ गए, तो इन्होंने क्या किया, राजा से शक्ति ले ली, और सिर्फ राजा नाम मात्र का था, और सारा शक्ति किसके हाथ में आ गया था, शोगुनों के हाथ में आ गया था। फिर एक कंडीशन, एक ऐसा आया, कुछ ऐसा सिचुएशन आया, जहां पे राजा को शक्ति फिर दोबारा दे दी गई,
यानी शोगुनों से फिर शक्ति लेकर राजा को दोबारा दे दी गई, इसी को क्या बोला जाता है, मेजी पुनर्स्थापना का नाम दिया जाता है। यानी कि शोगुनों से शक्ति लेकर दोबारा राजा को दे दिया गया, इसी को मेजी पुनर्स्थापना का नाम दिया जाता था। ठीक है, तो ये थी एक तरीके से स्टोरी। ठीक है, मेजी पुनर्स्थापना हो गया, उसके बाद जापान ने खूब तरक्की की और करते करते मतलब एक तरीके से अगर आप देखोगे तो 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी में जापान ने खूब तरक्की की है। ठीक है, इसी के ऊपर अपना ये जापान का आधुनिकीकरण है। तो यहाँ पे देखिए शोगुन से क्या अभिप्राय है, तो शोगुन का अर्थ है सर्व विजयी सेनानी। शोगुन जापान के शासक थे, एक तरीके से शासक हुआ करते थे जो कि राजा के नीचे थे। आगे, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन चलाते थे, यानी किसके नाम पर, राजा के नाम पे, क्योंकि इन्होंने शक्ति ले ली थी। ठीक है, आगे शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे, यानी कि शोगुन ने नियंत्रण किस पे रखना स्टार्ट किया, दैम्यो पे। ठीक है, शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखा करते थे। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आप इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिकोणीय व्यापार से क्या समझते हैं। त्रिकोणीय का मतलब होता है 3 टाइप्स के व्यापार। तो आप जब भी इस तरीके की चीजें आए तो आप अपने दिमाग में एक ही चीज रखना, एक आप रखो अपने माइंड में ब्रिटेन जिसको बोलते हैं, दूसरा अपने माइंड में रखो इंडिया, और तीसरा रखो अपने माइंड में चाइना। और इन्हीं के बीच में जो व्यापार हुआ करता था, इसी को त्रिकोणीय व्यापार का नाम दिया जाता है। तो त्रिकोणीय व्यापार से क्या अभिप्राय है, तात्पर्य है, तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणीय व्यापार ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ करता था उनका लेन देन होता था इन तीनों देशों में, इसी वजह से इनको त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं। आगे, ब्रिटेन भारत में अफीम उगाता था, यानी कि क्या करता था, सिंपल सी चीज देखो, सिंपल सा फंडा क्या था, ये जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन क्या करता था, भारत में अफीम उगाता था। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, अफीम उगा लिया, उगाने के बाद क्या करता था, सेल आउट करता था ये चाइना को। चाइना को जब ये सेल आउट करता था, चाइना से क्या इनको मिलता था, चांदी। और चांदी जब इनके पास आ जाता था तो ये चांदी का जो उपभोग होता था, यानी कि अब चांदी आ गया, तो चांदी क्या करते थे, चांदी अब चांदी का यूज किस लिए करते थे, अब जैसे सपोज मान लो कोई भी सामान इंडिया से मंगाते थे तो यहाँ पे इन्होंने चांदी दे दिया, कोई भी सामान चाइना से मंगाते थे तो वहां पे उन्होंने चांदी दे दिया। मतलब इस तरीके से क्या था, सर्कुलेशन चलता रहता था, यानी है ना, इस तरीके से। तो ब्रिटेन भारत में अफीम उगाता था जिसे चीन में भेज दिया करता था, जिससे उन्हें चांदी प्राप्त हो जाता था। फिर वे ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम, चीनी मिट्टी के खरीदने में उसी चांदी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, यानी कि अब ये क्या, ब्रिटेन उस चांदी का यूज इंडिया के लिए करता था, इंडिया सामान मंगाता था और इंडिया को चांदी देता था। आगे, ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच ये उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था, यानी कि इस तरीके से त्रिकोणीय व्यापार चलता था। 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर समझ में आ गया तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। प्रबुद्ध का मतलब होता है वही एक तरीके से जो पहली सरकार थी, मैंने क्या बताया, पहले राजा के हाथ में शक्ति थी, फिर उसके बाद शोगुन ने ले लिया था, फिर शोगुनों से राजा ने ले लिया था, तो इसी को क्या बोलते हैं, मेजी पुनर्स्थापना का नाम देते हैं। ठीक है, आगे, सन 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ था और देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजी पुनर्स्थापना का कारण बना था। यानी कि जिस टाइम पे शोगुनों ने शक्ति ली थी, उस टाइम पे इन्होंने शोषण बहुत किया, और शोषण जब इन्होंने बहुत किया तो उसके बाद जब मेजी पुनर्स्थापना हुई, ठीक है, तो इसी का ये कारण था, क्योंकि जो शोगुन थे वो शोषण बहुत करते थे, सताते बहुत थे, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया और इसके जगह पे कौन आ गया, मेजी वंश आ गया था। ठीक है, यानी कि राजाओं का दोबारा वंश आ गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी तथा यह किस देश की सोच से प्रभावित थी। तो जापान में जो पहली जो संसद थी, तो यहाँ पे देखिए जो संसद थी उसको बोला जाता था निजी निजी संविधान समिति मताधिकार पर आधारित हुआ करता था ये। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और देखिए, जिसको बाद में क्या बोला गया, डाइट बनाया गया, यानी कि डाइट इसका नाम रखा गया, जिसके अधिकार सीमित थे, यानी कि एक तरीके से आप बोल लो कि कम थे, सीमित थे, लिमिटेड में ये चीज हुआ करता था। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में बात करते हैं, तो यह जर्मन विचारधारा से प्रभावित हुआ करता था, ये जर्मन विचारधारा से प्रभावित था, और जापानियों ने संसद के लिए इस जर्मन शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि जो डाइट है वो जर्मन शब्द है, तो इन चीजों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि
उनकी कानूनी जो सोच थी, यानी कि कानूनी सोच जर्मन सोच से प्रभावित हुआ करती थी। अब यहाँ पे देखिए, जापान जो था, जापान में द्विसदनीय विधान पालिका थी, द्विसदनीय विधान पालिका थी। और अगर बात किया जाए तो जापान की जो निचली सदन हुआ करती थी, जैसे आपको पता भारत में 2 सदन है, एक निचली सदन है, एक ऊपरी सदन है। तो निचली सदन को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा। ऊपर वाले सदन को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं। तो ऐसे ही वहां पे जो निचली सदन थी, निचली जो सदन थी, उसको बोला जाता था जापान जापान की प्रतिनिधि सभा। ठीक है, ये बोला जाता था। और जो ऊपरी वाली सदन थी, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था पार्षद सभा। ठीक है, पार्षद सभा का नाम दिया जाता था। ठीक है, जापान की प्रतिनिधि सभा और पार्षद सभा का नाम दिया जाता था। अच्छा, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सन यात सेन कौन था और इनके 3 सिद्धांत लिखे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन यात सेन की अगर मैं बात करूँ तो 1866 से लेकर 1925 में इनका मतलब जन्म हुआ था। 1866 में, 1925 में इनका देहांत हो गया था। सन यात सेन आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते थे। वे एक गरीब परिवार से थे और उन्होंने मिशन स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की थी। मिशन स्कूल का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग किया करते थे और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा मतलब हाई फाई तो नहीं की थी, बट ये है कि अच्छी थी इन्होंने। और आगे चल के इन्होंने पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छी की, जिसकी वजह से डॉक्टरी की इन्होंने पढ़ाई की और डॉक्टर बन गए थे। आगे 1911 में माचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इन्होंने क्या किया था, चीन में मांचू जो साम्राज्य था उनको इन्होंने खात्मा किया था और साथ ही साथ यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की थी। इसी वजह से सन यात सेन को जाना जाता है। जैसे भारत के हो गए जैसे राष्ट्रपिता गांधी जी बोले जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे सन यात सेन को माना जाता है। सन यात सेन को सम मीन चुई के नाम से भी मशहूर थे ये। और सन यात सेन के 3 सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथे नंबर का जो जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेजी पुनर्स्थापना के कारण क्या थे। तो मेजी पुनर्स्थापना, जैसा कि मैंने बताया, शोगुनों से शक्ति दोबारा मेजियों के हाथ में आ गई थी, यानी कि राजाओं के हाथ में आ गई थी। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से ये मेजी पुनर्स्थापना हुआ? तो पहला है कि शोगुनों के टाइम पे देश में तरह तरह के असंतोष फैला हुआ था। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। साथ ही साथ 1853 में अमेरिका ने कमांडोर मैथ्यू पेरी के एक समझौते पर हस्ताक्षर करने हेतु जापान भेजा था, जिसके तहत जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। यानी कि राजा जो था ना वहाँ का, राजा के साथ इन्होंने क्या किया, एक हस्ताक्षर किया। तो इस तरीके से राजा को शक्ति मिल गई थी। ठीक है, आगे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं चल रही थी और उस समय केवल एक ही पश्चिम देश जापान के साथ व्यापार कर रहा था, जिसका नाम था हाईलैंड। यानी कि सिर्फ हाईलैंड के साथ इन्होंने व्यापार किया था। तो आगे चल के ये सारे असंतोष फैल गए थे, जिसकी वजह से मेजी पुनर्स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो अफीम तो आपको पता है एक नशीले वाला पदार्थ है। तो अफीम युद्ध से आप क्या समझते हैं? रूपांतरण से रोजाना की जिंदगी में किस प्रकार से बदलाव आया था, यानी कि क्या चेंजेस आया था। यानी कि अफीम युद्ध की वजह से जो चीन वासियों के ऊपर क्या इस चीज का प्रभाव पड़ा, तो वो चीज, तो जैसा कि आपको पता है त्रिकोणीय व्यापार हुआ करता था। तो ब्रिटेन यहाँ पे हो गया, इंडिया यहाँ पे हो गया, चाइना यहाँ पे हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जो ब्रिटेन था वो क्या करता था इंडिया में, उस टाइम पे इंडिया में इन्होंने ये क्या करते थे, अफीम उगाते थे और उगाने के बाद ये क्या करते थे, चाइना में इस चीज को सेल आउट कर देते थे। अभी आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बात की, जो चाइना में ये सेल आउट करते थे, तो चाइना में ये अधिकार नहीं था। मतलब चाइना वाले इस चीज से बिल्कुल ही नापसंद थे, क्योंकि यहाँ की जनता तो खुश थी, क्योंकि अफीम है, अफीम से नशा होता वगैरह होता ही है। तो इस वजह से चाइना की जनता तो खुश थी, लेकिन सरकार बिल्कुल ही खुश नहीं थी, क्योंकि इससे ना इससे आगे चल के
नुकसान होता है, ठीक है। तो इसी वजह से, और बदले में क्या लेते थे, चांदी लेते थे, चांदी लेने के बाद फिर इंडिया से सामान मंगाते थे, बदले में चांदी चांदी देते थे, इस तरीके से चीज़ें चलती थी। आगे चल के चाइना ने क्या कर दिया, इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि मुझे अफीम वगैरह नहीं चाहिए, तो आगे फिर लड़ाई हो गई, ब्रिटेन और चाइना में लड़ाई हो गई, इसी को अफीम युद्ध का नाम दिया जाता है। तो दो अफीम युद्ध हुए थे 1839 से 42 में, और 1856 से 60 तक इस युद्ध मतलब दो युद्ध हुए थे। ब्रिटेन द्वारा चीन में अफीम का व्यापार हुआ करता था, परंतु अफीम युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इंग्लैंड ने अफीम के व्यापार के लिए सैनिक बलों का उपयोग किया था। जब चाइना ने मना किया तो इन्होंने सैनिक बलों का यूज किया था। आगे इससे क्या होता है, तो इससे नेक्स्ट क्या होता है, तो यही लिखा है कि इससे चीन वासियों पर अफीम युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस चीज को देखते हैं। तो पहला है कि ब्रिटेन में उत्पादों की मांग। तो पहली चीज ये है कि पश्चिम उत्पादों को चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चीन को जब मार्केट नहीं मिलता था, ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो भुगतान हुआ करता था ये चांदी में करना पड़ जाता था, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता था, नया विकल्प। पश्चिम उत्पादों को जगह न मिल पाने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने नया विकल्प ढूंढा, जिसका नाम था अफीम। इसके साथ साथ चांदी की प्राप्ति, यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम उपजाती थी और उसे चीन में बेचकर चांदी प्राप्त कर लेती थी। और आगे क्या लिखा है कि त्रिकोणीय व्यापार, यानी कि बात किया जाए तो कंपनी चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। यानी कि जो चांदी जो चीन से मिलता था, चांदी मिलता था, उनका जो प्रयोग हुआ करता था वो किस चीज के लिए कर देती थी, वो अन्य अन्य देशों से, चाहे भारत हो गया चाहे कहीं और से, चाय, रेशम, चीनी की जो मिट्टी हुआ करती थी, इन सब चीजों को खरीदने के लिए किया करती थी। ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच ये उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार बन गया था, ठीक है। तो अब क्या होता था, मजबूरन जब अफीम युद्ध हो गया, अफीम युद्ध के बाद मजबूरन क्या, अब सेल आउट तो जो चीजें थी वो तो करनी पड़ती थी, मजबूरन अब चीन में मतलब अफीम जो था, अफीम को अब तस्करी यानी कि बेचना पड़ता ही पड़ता था, ठीक है। और चीन को मजबूरन उस चीज को करना ही पड़ता था। तो अफीम युद्ध से ये प्रभाव पड़ा, यानी कि युद्ध हुआ लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और आगे चल के क्या हुआ, नया विकल्प बना, यानी कि अफीम वहाँ पे मार्केट हो गई तो वैसे अलाउट करने लगे थे। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये इसके बाद इसको कम प्रायोरिटी दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। नेक्स्ट बात करते हैं। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ, पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा। तो इन चीजों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेजी शासन था, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो पहला है कि कृषि पर कर लगा दिया गया, ठीक है, यानी कि मेजी शासन आया, उसके बाद इन्होंने कई सारी चीजों में चेंजेस की, जैसे कृषि पर कर लगा दिया गया। साथ ही साथ जापान में रेलवे लाइन बिछवाया गया, और 1870 से 72 में टोक्यो से लेकर योकोहामा बंदरगाह के बीच ये पटरी बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्या हुआ, तो वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात किया गया, यानी कि मशीन आगे, मशीनों को ज़्यादा अब प्रोडक्शन करने लगे और नए नए कपड़े बनाने लगे, जिसकी वजह से मार्केट धीरे धीरे तैयार हो गया। आगे मजदूरों को विदेशी कारीगरों से प्रशिक्षण, अब लोग जो थे वो एक तो विदेश में जाने लगे, और वहाँ से प्रशिक्षण के लिए जो लोग आया करते थे वो यहाँ के लोगों को समझाया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे नए नए कारीगर पनपते गए, यानी कि नए नए कारीगर आते गए। आगे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया। और नेक्स्ट क्या होता है, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था स्थापित की गई और कंपनियों को कर से छुटकारा और सब्सिडी मिलने लगा था। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मेजी शासन जब आया था, इसने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस किया था, और चेंजेस करने का नतीजा ये निकला कि जो चीन था, जो जापान था, जापान बहुत ही तेजी से तरक्की करते चला गया। आज भी अगर देखा जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी का नाम तो आपने सुना होगा, जापान के दो शहर हैं जहाँ पे अमेरिका ने क्या किया था, बम गिराया था, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो जापान है डेवलप्ड कंट्री में आता है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं, जैसे पर्यावरण पर औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। तो क्या लिखा है, लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा।
औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ा। साथ ही साथ कृषि उत्पादों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ फैलाए, यानी कि अब लोग शहर में चले गए, मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन हुआ करता था तो वहां पे पहुंच गए। तो अब क्या होता था, खेती में ज्यादा ध्यान कोई नहीं देता था, जिसकी वजह से पैदावार कम होती थी। तो ये चीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1870 के दशक में जापान में विद्यालय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1870 के दशक में जापान में नई विद्यालय व्यवस्था का निर्माण हुआ। आगे लड़के और लड़कियों के बीच स्कूल जाना अनिवार्य हो गया था, यानी कि अब ये रूल बना दिया गया था, लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाएंगे। 1910 तक 1910 तक करीबन ऐसी स्थिति आ गई थी, स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा था, यानी कि सबको भेजा गया था स्कूल। आगे पढ़ाई की फीस बहुत कम कर दी गई थी। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया था। राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया था। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ज्यादा नियंत्रण था, यानी कि एक तो चयन करने में कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाएगी उस चीज पे, और शिक्षकों को प्रशिक्षण यानी कि उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी ताकि वो अच्छी चीजें बता पाए। आगे नैतिक संस्कृति का विषय पढ़ना जरूरी था। नैतिक संस्कृति मतलब एक तरीके से संस्कार की, जैसे माता पिता के प्रति आदर कैसे करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति वफादारी क्या होती है, अच्छे नागरिक कैसे बन सकते हैं, इन सब चीजों की प्रेरणा दी गई थी, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो अपने देश के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, हर चीजों के प्रति वफादार हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, अब राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास कैसे हुए। एकीकरण का मतलब एकजुट करना। तो जैसे पुराने गांवों, क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया था। साथ ही साथ प्रशासनिक की इकाई के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था, ताकि स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहे, यानी कि राजस्व की व्यवस्था, यानी कि टैक्स लेने की व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हीं पैसों को उठाकर स्कूल और स्वास्थ्य सेवा में लगा दिया जाए। साथ ही साथ देखा जाए तो 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए अर्ध सेना में कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि जो भी व्यक्ति 20 साल से ऊपर है उसको कम से कम सेना में अपना कुछ न कुछ योगदान तो देना ही, यानी कि सेना बनना ही बनना है। आगे आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया था। ठीक है। इसके साथ साथ सख्त सेंसर व्यवस्था लागू कर दी गई थी, और इसके अलावा नौकरशाही और सेना सीधे सम्राट के अधीन हुआ करती, यानी कि सीधे तौर पर सम्राट इस पे शासन किया करता था। तो इस तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास हुआ और अपना विद्यालय व्यवस्था सुधारा गया। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, उस चीज को देख लेते हैं, और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, जापान और चीन ने आजाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई, विस्तार से समझाइए। तो इस चीज को देखा जाए तो जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा। पारंपरिक, एक तो अपनी आजादी बनाने में सफल रहा, इसके अलावा पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। साथ ही साथ जो कुलीन वर्ग थे, यानी कि ऊंचे कैटेगरी के जो वर्ग थे, कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है। यानी कि राष्ट्रवाद को जन्म दिया, देश के प्रति प्रेम को बढ़ावा दिया। आगे शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। नेक्स्ट, औपनिवेशिक साम्राज्य की व्यवस्था की, जिससे उस क्षेत्र में बैर की भावना बढ़ी। इसके साथ साथ पश्चिमी साम्राज्यवाद ताकतों की नकल करते हुए अपने हल स्वयं ढूंढने की कोशिश की थी, यानी कि इन्होंने अब पश्चिम के देशों से चीजों को समझा, और जाहिर सी बात है उस चीज को समझने के बाद अपना आधुनिकीकरण धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। साथ ही साथ नए और रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए, जैसे नई विद्यालय व्यवस्था स्थापित की। सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र का बढ़ना अनिवार्य कर दिया गया, और निष्ठावान नागरिक का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से चीजें धीरे धीरे होती चली गई। ठीक है। और जितनी भी चीजें की गई ताकि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्र का डेवलप्ड हो पाए। ठीक है। लोगों के अंदर डर भी रहे, और डर के साथ साथ इसी वजह से शोषणकारी सत्ता बरकरार रखी गई, ताकि लोगों के अंदर डर भी रहे, और साथ ही साथ वो अपने देश के प्रति क्या करें, समर्पण करके रखे, यानी कि राष्ट्रवाद बना के रखें। ठीक है। तो ये चीज है। अब चीन ने क्या किया, इस चीज को देखते हैं। तो चीन में पश्चिम और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। यानी कि चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया, और 19वीं 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकरा दिया गया, यानी कि जो परंपरा थी उनको ठुकराया गया, और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ता के लिए नए रास्तों की तलाश की गई, यानी कि नए नए रास्ते देखे गए। अच्छा,
चीन और जापान एक ऐसा देश थे जिन्होंने तरक्की जो है अचानक से और तेजी से की है, ठीक है। क्योंकि आगे चल के आप 12th क्लास में अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो आप वहाँ पे पढ़ोगे कि जो चीन चीन जो है, चीन ने ओपन डोर की नीति अपनाई थी और ओपन डोर की नीति की वजह से चीन ने काफ़ी अच्छी तरक्की की थी, ठीक है। और जो चीन में जो माचू वंश वगैरह था, जो पहले के जो वंश थे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, जिसको सन्यासी ने हटाया था, गणतंत्र की स्थापना की थी। तो बहुत सारी चीज़ उतार चढ़ाव देखने को मिले चीन में। फिर आगे चल के क्या होता है कि चीन में तरक्की भी बहुत तेजी से होता है, आगे लोगों को अधिकार सत्ता देने की बात, परंतु वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की गई थी, दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई थी तथा शिक्षा का विस्तार हुआ था, लोगों के बीच जागरूकता पैदा की गई थी, यानी कि राष्ट्र के प्रति जागरूक रहे लोग। इसके साथ साथ बाजार संबंधी सुधारों के द्वारा आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको सेम ऐसी चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री पॉलिटिकल की अपनी एक लैंग्वेज होती है, हर चीज़ों को अपने लैंग्वेज में हम ले ले जाके नहीं देख सकते। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको रटनी पड़ेगी, रटनी इन द सेंस कि मतलब एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो आपको वैसी चीज़ें याद हो जाएंगी। और देखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को समझोगे, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें आपको याद होंगी, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए और बाकी पेपर है, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसकी मैं एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा नोट्स वाली। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने जल्दी बना दिया ताकि आप जल्दी क्या, मतलब एक तरीके से लेट ही हो गया हूँ, लेकिन नोट्स से पहले बना दिया इस वजह से, ताकि आप लोग इससे हेल्प ले पाओ, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों में इसको फैला दीजिए, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।